डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है प्रोज राइटिंग इन 16th एंड 17th सेंचुरी। हमने अभी तक जितना भी पोएट्री है, ड्रामा है, इस टाइम पीरियड का, इन दोनों ही टाइम पीरियड का डिस्कस किया है। एलिजाबेथन एज से लेके हमने जैकोबियन पीरियड और फिर उसके बाद कैरोलाइन पीरियड और कॉमनवेल्थ पीरियड, हमने तीनों, ये चारों ही एजेस का हमने डिस्कस किया है। टाइम पे जितना भी पोएट्री और ड्रामा उस पीरियड में लिखा गया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोज राइटिंग। प्रोज राइटिंग, जैसा कि हम जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जो 15-14 सेंचुरी में हमें दिखाई देता है, ख़ास तौर पे 15th सेंचुरी में इंग्लिश लैंग्वेज जैसे जैसे डेवलप कर रहा है, एक इंग्लिश आइडेंटिटी डेवलप हो रही है। और साथ ही जो उस समय हम देखते हैं 1453 में जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है, कैथोलिक एम्पायर जो है, कैथोलिसिज्म से का जो पूरा कोलैप्स है, उस कैथोलिसिज्म के कोलैप्स के साथ साथ हम देखते हैं इंग्लैंड पे जो उसका प्रभाव पड़ता है और क्रिश्चियनिटी का जो पूरा एक रिफॉर्मेशन शुरू होता है। तो लॉलार्ड से लेके रिफॉर्मेशन का पीरियड जो आता है, उसके बाद हम देखते हैं कि एंग्लिकन जो चर्च का फॉर्मेशन है, उसका डिबेट प्रोटेस्टेंट्स के साथ, कैथलिक्स का प्रोटेस्टेंट के साथ जो डिबेट्स है, ये सारे डिबेट्स हम देखते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है, ये दोनों ही पॉइंट्स हम देखते हैं, हमें प्रोज राइटिंग में मिलते हैं। प्रोज राइटिंग एक बेस्ट मीडियम या एक इंस्ट्रूमेंट हम कह सकते हैं जो यूज़ किया जाता है इन सारे फिलोसॉफिकल डिबेट्स और इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। लिटरेरी डेवलपमेंट एक तरफ है, लेकिन प्रोज फिक्शन एक तरफ है, लेकिन उसके अलावा प्रोज फिक्शन राइटिंग के अलावा जो बाकी प्रोज राइटिंग्स हैं, वो इस समय को डिस्क्राइब करने में काफ़ी, किसी भी लिटरेरी हिस्टोरियंस या लिटरेरी जो हम देखते हैं रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनकी मदद करता है। तो एक प्राइमरी सोर्स के रूप में हम प्रोज राइटिंग जो इस टाइम पीरियड का है, उस कॉन्सेप्ट में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत हम देखते हैं कि जितना भी जो हमने अभी डिस्कस किया, द इंटेलेक्चुअल conflicts of the time and shift in opinions, वो कोई भी तरीके के ओपिनियंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल ओपिनियंस, रिलीजियस ओपिनियंस, आर explicitly addressed in prose format than in any other literary form। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जितना भी हम देखते हैं चेंजेस आए हैं उस टाइम पीरियड में, फिलोसॉफिकल चेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट्स जो आ रहे हैं, रिलीजियस चेंजेस जो आ रहे हैं, वो सब हमें प्रोज राइटिंग में ज़्यादा मिलते हैं जितना कि उस समय के लिटरेरी राइटिंग्स में। और अगर हम प्रोज राइटिंग्स अपार्ट फ्रॉम प्रोज फिक्शन का अगर हम बात करें, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आते हैं वो है पैम्फलेट्स, पोलेमिकल रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स, पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स, educational treatises, literary theorizing। और इन सब से हम देख सकते हैं जो एक इन सारे फॉर्मेट से हम देख सकते हैं किस तरीके से एक इंग्लिश डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज स्टाइल हम देख सकते हैं। दूसरा, इस समय में चेंजेस इन सोशियो पॉलिटिकल
and religious thoughts। तो ये इसकी उपलब्धि है। हम कह सकते हैं कि पोइट्री तो एक फॉर्म है, एक लिटरेरी फॉर्म है, लेकिन प्रोज स्टाइल के बहुत सारे तरीके हैं। प्रोज स्टाइल हमें पैम्फलेट्स मिलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, ट्रैक्ट्स, ट्रीटाइजेस, लिटरेरी थ्योराइजिंग, ये सब कुछ प्रोज राइटिंग के विद इन आता है। इन सब के अलावा जो और प्रोज राइटिंग्स हैं उसको भी मेंशन करना ज़रूरी है। बिसाइड दीज प्रोज राइटिंग्स देयर आर, सबसे पहले डिवोशनल वर्क्स, जो रिलीजियस वर्क्स हम कह सकते हैं, स्कॉलास्टिक वर्क्स, सरमन्स, ट्रांसलेशंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस समय के लिए, हिस्ट्री राइटिंग्स और हिस्ट्रीज, बायोग्राफीज, accounts of contemporary events, travel writing, and in the end, prose fiction। तो इन टोटलिटी अगर हम देखें पैम्फलेट्स के साथ, पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स, एजुकेशनल अगर हम देखें ट्रीटाइजेस जो हैं, उसके अलावा डिवोशनल वर्क, सर्मन्स, ट्रांसलेशंस जो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस समय के लिए, क्योंकि जैसे जैसे इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हो रहा था वैसे वैसे जितने भी क्लासिकल वर्क्स हैं उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया जा रहा था। और उस ट्रांसलेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क अगर हम देखें जो इस पूरे एज के लिए है, और उसके बाद से अगर हम देखें जो पूरा वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थॉट है वो बदल जाता है, वो ट्रांसलेशन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड इज ऑफ Bible from Tyndall वर्जन। टिंडाल का वर्जन भी जैसा कि हम जानते हैं, टिंडाल ने सबसे पहले बाइबल को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, और इस वर्जन को बाकी ट्रांसलेटर्स जो हैं, टिंडाल्स वर्जन टू द ऑथोराइज्ड version of the Bible in 1611। और हम देख सकते हैं जो ऑथोराइज्ड वर्जन है वही वर्जन आज के टाइम तक यूज़ किया जा रहा है। और इस ऑथोराइज्ड वर्जन की वजह से हम देख सकते हैं जितना भी लोग लैटिन नहीं जानते थे, जो कॉमन पीपल थे, वो लोग भी रिलीजन को जो है खुद से इंग्लिश लैंग्वेज में उसको पढ़ के रिलीजन का अपना एक इंटरप्रिटेशन जो है, रिलीजन में बिलीव करना है या नहीं करना है, ये सब इंसान का खुद का एक पर्सनल चॉइस पे डिपेंड होना शुरू हो जाता है। लैटिन में जब तक अगर हम देखते हैं कि बाइबल रहता है तब तक लैटिन लैंग्वेज कुछ ही लोगों के लिए एक्सेसिबल है, तो उसको जब तक कोई बिशप हो या प्रीस्ट हो, वो जब तक उसमें क्या लिखा है अपने खुद के पर्सनल इंटरप्रिटेशन से नहीं बताता है लोगों को, तब तक लोगों को उसके बारे में नहीं पता लगता है। लेकिन जब इंग्लिश ट्रांसलेशन हम देखते हैं हो जाता है, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन की वजह से जितना भी कॉमन पीपल है वो भी बाइबल को खुद से पढ़ के खुद से एनालाइज करना जो है शुरुआत करता है। और इस दौर के लिए हम कह सकते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन है वो बाइबल का ट्रांसलेशन है इनटू इंग्लिश वर्जन। और हम देख सकते हैं ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि इंग्लैंड का अपना एक नेशनल आइडेंटिटी एक इंग्लिश मैन का अपना एक इंग्लिश आइडेंटिटी जो है उसका डेवलपमेंट, एक नेशनल डेवलपमेंट, एक पेट्रियाटिक डेवलपमेंट जो है वो भी हमें इस टाइम पीरियड में दिखाई देता है। और उसका ही मैनिफेस्टेशन हम देख सकते हैं कि इस कारण से बहुत सारे जो क्लासिकल वर्क्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए जाते हैं।